लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी 11 का पहला चैप्टर है और नीट में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये पहला चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो सब इसे कम प्रायोरिटी देते हैं, बट इसे प्रायोरिटी कम नहीं देना है, इक्वल प्रायोरिटी देना है बाकी सारे चैप्टर, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है 360 आउट ऑफ 360, तो आपको हर एक चैप्टर को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और हर एक चैप्टर को थोड़ी लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी की लाइनें। तो शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ अ लिविंग वर्ल्ड, वाइड रेंज of living type is amazing. Extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert or hot spring, leave us speechless. तो ये सिंपली ये लाइन ये कह रहा है कि हम लोग बहुत स्पीचलेस हैं इतनी सारी डाइवर्सिटी को देख के। जैसे यहाँ पे डाइवर्सिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट का एग्जाम्पल गिवन है। कोल्ड माउंटेन, टेम्परेचर बहुत लो होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, वाटर स्कैरसिटी है। ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट्स, यहाँ भी वाटर डेफिशिएंट एरिया। हॉट स्प्रिंग, हाई टेम्परेचर, इवन वेरी हाई टेम्परेचर एरिया, हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, इवन बस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और हॉट स्प्रिंग्स बैक्टीरिया जो भी है वो सर्वाइव करते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। तो लीव अस स्पीचलेस, हम लोग स्पीचलेस हैं इन सब डाइवर्सिटी को देख के। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग population and among the population of community, even molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. Ecological conflict means जो भी ecology means what? Interaction between living, non-living, living with living organisms. तो जो भी ecological conflict means as a, suppose it is as a competitions. तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशंस, अमंग पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी, और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक बोला गया है, एक सेल के अंदर बहुत सारा रिएक्शंस होता है और वो सारे रिएक्शंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, टूटते हैं। तो उन सब मॉलिक्यूल्स का एक ट्रैफिक फॉर्म, वो सारा मॉलिक्यूल्स एक ट्रैफिक का फॉर्मेशन करता है, तो बस मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इसको बोला गया है। ये वर्ड्स एनसीईआरटी के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में भी देखा जाएगा। तो ट्रैफिक, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। और इसमें गिवन है कि दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि पहले है कि व्हाट इज़ इंडीड ऑफ लाइफ, एंड नेक्स्ट वन इससे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, द फर्स्ट टेक्निकल वन एंड सेकेंड वन इज़ फिलोसफिकल वन। तो टेक्निकल क्वेश्चंस is given and it indicates that what living is as opposed to the non-living, and philosophical question is what it is seek answer to what the purpose of life. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि द टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग के कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाता है और अपोज करता है एक दूसरे का। और फिलोसफिकल क्वेश्चंस में पर्पस क्या है लाइफ का। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन ही हैं जो बन सकता है, बट आगे और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पैरा। नेक्स्ट आते हैं लिविंग में, व्हाट इज़ लिविंग। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. हम लोग जब भी लिविंग का बात करते हैं, लिविंग को डिफ़ाइन करते हैं, तो डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लिविंग को डिफ़ाइन करेंगे। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, and amount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organisms. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यूनिक फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, कम टू आवर माइंड।
ये सारा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, इसमें और भी फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऐड हुए हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों को एक एक करके देखना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो ये इसका एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस नीट में आ चुका है इससे, दैट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि डैश ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन ए इंक्रीज इन मास, ऑप्शन बी इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर विल बी both increase in mass and increase in number. Next, multicellular organisms grow by cell division, that we know. In plant, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen up to a certain age. तो यहाँ पे क्या मतलब है सर्टेन एज? प्यूबर्टी। जैसे कि प्लांट में तो उसके पूरे लाइफ स्पेन, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन ग्रोथ होता है, बट एनिमल्स में ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज तक ही पॉसिबल है, दैट इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। सेल डिवीज़न पॉसिबल है टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, जैसे कुछ इंजर्ड सेल को रिप्लेस करना हो तो सेल डिवीज़न होगा ये एनिमल्स में। प्यूबर्टी के, वो तो प्यूबर्टी के बाद और प्यूबर्टी के पहले दोनों में, बट ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न ओनली बिफोर द प्यूबर्टी, इट विल अकर्स बिफोर द प्यूबर्टी। नाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल ग्रोथ, सेल डिवीज़न, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, बोथ, नन। तो इसमें ये आंसर है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी से पंगा नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको एकदम बस अगर ऑप्शन में आए तो बस उसी को टिक करना है, चाहे आप लोग उसको समझो या ना समझो, आप लोग को ऑप्शन में उसी को टिक करना है। नाउ नेक्स्ट, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न से ग्रो करता है, ये हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, और काउंट करके, नंबर काउंट करके देख सकते हैं कि डिवीज़न यूनिसेलुलर में ग्रो होता है बाय सेल डिवीज़न। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ, तो एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है यहाँ पे कि दो प्रोसेस जो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा हो, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे उस दोनों प्रोसेस को। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होने का चांस है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। यहाँ पे एक्सक्लूसिव की जगह एग्जामिनर इंक्लूसिव डाल सकता है क्वेश्चन को चेंज करने के लिए। और दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स ओनली, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ओनली, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये सारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा दिया गया है, ओनली नहीं है यहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जगह भी कुछ प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया जाए। तो इस लाइन से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो ये लाइन को ध्यान रखना है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। Non-living object also grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. Non-living object जो होते हैं उनमें भी ग्रोथ होता है, उनके बॉडी मास इंक्रीज़ होता है। ये कुछ एग्जांपल्स में देखा गया है। इसका एग्जांपल जैसे माउंटेन्स वगैरह, तो उसमें भी ग्रोथ पॉसिबल है, बट उसमें ग्रोथ होता कैसे है? तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस।
सरफेस पे सैंड का या किसी भी मटेरियल का एक्यूमुलेशन से ग्रोथ होता है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ therefore cannot be taken as defining property of living organisms. Condition under which it can be observed in non-living organism have to be explained, and then we understand that it is the characteristics of living system. A dead organism does not grow. ये लिविंग सिस्टम का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग सिस्टम का ग्रोथ। बट यहाँ पे नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखा गया जैसे माउंटेन्स, बॉल्डर्स, सैंड मोल्ड्स। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है ये। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे ना इस चैप्टर में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है वो सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। बट यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वही है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म उस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, और कोई भी नॉन लिविंग में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ना देखा जाए, तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होगा। तो यहाँ से एक चीज़ है कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब रिप्रोडक्शन में आते हैं हम लोग। तो रिप्रोडक्शन इज़ लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refers to sexual reproduction. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जब भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, तो या तो वो मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, या अपने पेरेंट्स के बहुत सिमिलर होंगे या बहुत डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट्स से, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और ये डिफरेंस क्यों आता है यहाँ पे, जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल which is occur during sexual reproductions or which is occurs during meiosis. Organism reproduce by asexual mean also. अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जैसे फंजाई, ये आगे का सारा ये पैरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, एंड इन फंजाई filamentous algae, protonema of moss, all easily multiply by fragmentation. तो ये सारा एग्जाम्पल को लर्न करना है, और ये सारा एग्जाम्पल दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि ऑप्शन चेंज करके बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। इसमें क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन में रहे या दो रहे, एक को नहीं रहे, मतलब चेंज करके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में, एक में फंजाई फिलामेंटस एल्गी ओनली, एक में फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, एक में फिलामेंटस एल्गी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसमें ये याद रखना है कि तीनों। एक क्वेश्चन और यहाँ से दिख रहा है कि फ्रेगमेंटेशन और ट्रू रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रू रीजनरेशन इज़ व्हाट, तो जैसे किसी भी बॉडी पार्ट का ब्रेक कर जाना, एक कोई बॉडी पार्ट का ब्रेक कर जाना, और उस लॉस्ट पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, इसे हम लोग ट्रू रीजनरेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन है कि किसी बॉडी का बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना, और ईच और एवरी फ्रेगमेंट्स एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाना, ये फ्रेगमेंटेशन है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. That is, increase in number. We have already defined the growth as equivalent to increase in cell number or a mass. जैसे unicellular organism को देखा जाए तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन का मतलब है एक से दो का फॉर्मेशन होना, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होता है और ग्रोथ में भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होता है, क्योंकि सेल डिवीज़न का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो ये दोनों सिनोनिमस हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ एज अ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और अ मास, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन तो 1 से 2 सेल होना है ही, और यहाँ पे हम लोग ग्रोथ को भी देख रहे हैं, इंक्रीज इन सेल नंबर और मास में भी डिफरेंस आता है, क्योंकि मास जब तक इंक्रीज़ नहीं होगा सेल डिवीज़न नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के कारण ही सेल डिवीज़न होता है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर डिस्टर्ब होता है तो सेल डिवीज़न का प्रोसेस इंड्यूस होता है। Hence, we notice that in single cell organisms, we are not very clear about uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce, like mule, sterile worker bee, and infantile human couple. Hence, reproduction also cannot be inclusive defining characteristics of living organisms. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. जैसे कि reproduction inclusive property नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो इस वजह से, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को शो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो भी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेटाबॉलिज्म। All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed to some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. हमारे बॉडी में हमारा बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे केमिकल से मिलके बना है। वो केमिकल स्मॉल हैं, बिग हैं, और बहुत सारे क्लास से, मतलब बहुत सारे क्लास, वेरियस क्लास से बिलोंग करते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में चेंज हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सब हमारे बॉडी में हो रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शंस इज़ व्हाट, जब भी किसी रिएक्शंस में कोई सब्सटेंस बन रहा हो तो वो एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जब भी किसी रिएक्शंस में कोई मॉलिक्यूल्स या कोई सबस्ट्रेट टूट रहा हो तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये सारा रिएक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहा है। हमारे बॉडी में 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी के अंदर, बी दे यूनिसेलुलर, all plant, animals, fungi and microbes exhibit metabolisms. Sum total of all chemical reaction occurring in our body is metabolism. तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सब का सम, सारे को मिला के हम लोग इसे मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, and isolated metabolic reaction outside the body of an organism perform in a test tube is neither living nor non-living. तो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर टेस्ट ट्यूब में हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। सो मेटाबॉलिज्म इज़ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शंस। तो ये इसका एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है, ओनली मेटाबॉलिज्म इज़ शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग फॉर्म, ये इसका डिफाइनिंग फीचर्स है। Perhaps the most obvious and technical complicated features of all living organism is this ability to sense their environments
or surroundings and responds to this environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस जो है इसका एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है. यहाँ पे ये चेंज हो सकता है. कॉम्प्लिकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म्स, कॉन्शियसनेस ओनली, मेटाबॉलिज्म ओनली, नन ऑफ दिस. तो इसमें कॉन्शियसनेस इज ए कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एबिलिटी है टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक फिजिकल स्टिमुलस मीन्स हीट, पेन, एंड केमिकल stimulus like any chemicals or biological stimulus like any animals or biological things. तो हम लोग ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की. वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन. प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा. जैसे कि इसमें प्लांट रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द लाइट. अगर लाइट की टुवर्ड्स अगर हम लोग देखें इसका रिस्पॉन्ड, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड वाटर टुवर्ड्स वाटर, देन पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. और टेम्परेचर के चेंज होने से अगर प्लांट में कुछ भी चेंज हो तो ये एक्लाइमेशन होता है. ये प्रोसेस जो प्लांट में जनरली पाया जाता है. तो ये सारा हो गया. All organisms from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. मतलब ये सारे all organisms, prokaryotes हो या complex eukaryotes हो, सारे organisms respond करते हैं अपने environment को. और environmental cues means environmental stimuli. Photo period affect reproduction in seasonal breeder both plant and animals. तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, इन प्लांट ओनली, इन एनिमल ओनली, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन नन ऑफ दीज. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फोटो पीरियड जो अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. All organisms handle chemicals entering their body. सारे ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी है कि कोई भी केमिकल्स उनके बॉडी में एंटर कर रहा है उसको हैंडल करना. बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं. जैसे हमारे नोज़ में मैकेनिज़्म है कि हम लोग के नोज़ के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कोई भी डस्ट पार्टिकल या आउटसाइड से कोई भी केमिकल्स को एक्सपेल करते हैं टुवर्ड्स आउटसाइड. जैसे हमारी ट्रैकिया में बीट करता है, सीलिया होता है, तो वो भी डस्ट पार्टिकल या किसी भी केमिकल्स को बीट करके बाहर पहुंचा देता है. तो ये है, इसका मतलब यही है. ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमन बीइंग में एक प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस. और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि वो बस लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. When it comes to human being, it is all more difficult to define a living state. जैसे कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना, तो ये एक एग्जाम्पल के वजह से ये लाइन दिया हुआ है. जैसे वी ऑब्जर्व पेशेंट लेइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स. जैसे कि कोई भी अगर पेशेंट कोमा में है, वो ब्रेन डेथ है और वो मशीन से सपोर्टेड है और उस पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो क्या है.
तो इसका आंसर है वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। और अगर एक ऑप्शन हम लोग को सेलेक्ट करना हो तो इसे लिविंग हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि उसका बॉडी फंक्शन कर रहा है, वो मशीन से सपोर्टेड है, ब्रेन डेथ है, बट इसका स्टिल देयर बॉडी आर स्टिल फंक्शनिंग। और in higher classes you will comes to know that all living phenomena are due to underlying interactions। तो जो भी फेनोमेनन होते हैं हमारे बॉडी में वो सब इंटरेक्शंस एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन के वजह से, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेज एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। एक टिश्यू में जो प्रॉपर्टी है, क्या उसके सेल में वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगा? नहीं, वो उसके सेल में प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगा, बट उसके सारे सेल के इंटरेक्शन के वजह से वो प्रॉपर्टी टिश्यू में आता है। Similarly, property of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelles, but arises as a result of interaction among molecular component comprising organelles। किसी भी सेल का कोई भी ऑर्गेनेल्स है तो उसमें वो प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट वो उसके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के वजह से उस ऑर्गेनेल में वो प्रॉपर्टी अराइज होता है। This interaction result in emergent property at the higher level of organizations। This phenomenon is true in hierarchy of organizational complexity at all level। ये जो भी फेनोमेनन है वो सारे लेवल, हायरार्ची मीन्स सारा टेक्सा जो भी लेवल है, जैसे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, ये सबके लिए वैलिड है। ये जितना भी ये टेक्सा है सबके लिए ये वाला सेम है। Now we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। बायोलॉजी, ये लास्ट लाइन इसका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज कर सकता है। जैसे कि बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो यहाँ पे बायोलॉजी वर्ड को चेंज किया जा सकता है, इसकी जगह कुछ और भी देखिए, इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऐसे बायोलॉजी की जगह जूलॉजी, एंड बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी की जगह यहाँ अगर पैलेंटोलॉजी अगर दे दे तो आराम से स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि पैलेंटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू इवोल्यूशन और यहाँ पे इवोल्यूशन की स्टोरी की बात हो रही है। तो हम लोग पैलेंटोलॉजी को ज़्यादा, अगर हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो पैलेंटोलॉजी आंसर करने में थोड़ा भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में सब बहुत टेंशन में, डिप्रेस और बोले तो बहुत टेंशन में रहते हैं, तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है जल्दी, बस देखा आंसर मार दिया। तो इसके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से देखना होगा कि हम लोग क्या सारा लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही आते हैं और उसके वर्ड्स चेंज करके या उसके लाइन चेंज करके बस घुमा के वो पूछेगा तो वही पूछेगा। और लास्ट 3 ईयर्स से आप लोग को पता ही होगा कि सारा क्वेश्चन 80% ऑफ द क्वेश्चन 80% नॉट 99% एनसीईआरटी से आ रहा है। थोड़ा बहुत भी है तो अगर वो है तो ऐसा लगता है बाहर का है, बट वो ट्विस्टेड एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है थोड़ा। तो आगे देखते हैं, कोई नहीं, आप लोग पढ़ते रहो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स present, past, future are linked to one another by sharing common genetic material but to varying degree। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसे all living organisms are linked to one another by sharing common genetic material, sharing by different genetic material but to different degree, और same degree different genetic material but to same degree। तो ये भी चेंज किया जा सकता है, तो ये लाइन को भी याद रखना है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये टॉपिक। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी potted plant, insects, birds, your pets or other animals and plants। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye that all are around you।
If you were to increase the area that you make observations in the range, variety of organism that you would increases. जैसे कि हम लोग जैसे एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज़ करता है, और क्योंकि हमारे सराउंडिंग में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. ऑब्वियसली if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number of and kind of living organism in it. तो हम लोग जब भी कोई डेंस फॉरेस्ट जाते हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है. And different kind of plants, animal and organism that you see represent species. ये सारे species को represent करते हैं जो भी हम लोग देखते हैं अपने naked eye से. और number of species को एक मतलब साइंटिस्ट लोग अपने ऑब्जर्वेशन से बताए हैं कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ है. बट ये रेंज करेक्ट नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं जो डिस्कवर्ड हो रहे हैं, और बहुत सारे स्पीसीज़ होंगे जो ये बुक बनने के बाद डिस्कवर्ड हो चुके होंगे. लेकिन अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी को टिक मारोगे. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ प्रेजेंट इन वर्ल्ड. दिस रेफर्स to biodiversity or a number and a type of organisms present on earth. We should remember here that we explore new area and even old one, new organism are continuously been identified. हम लोग ये चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी एरिया बढ़ाएंगे या किसी भी एरिया न्यू एरिया में जाएंगे तो हमेशा कोई ना कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा ही मिलेगा. प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी नया कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, ये मिलेगा ही मिलेगा. As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. We know that plant and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within the country. Probably you would recognize the confusions that would be created if we didn't find the way and mean to talk to each other and to refers to organisms we are talking about. जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट हैं और हम लोग उसको उसके लोकल नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग के साथ एक कन्फ्यूज़न है कि हम लोग किसी से बात कर रहे हों, क्योंकि लोकल नेम जो भी होते हैं वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस. इवन इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में के अंदर भी जितने स्टेट हैं या कहीं भी लोकल नेम वेरी करते हैं. तो हम लोग को डिफ़िकल्टी आ रही है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने से. किसी से भी बात कर रहे हैं लोकल नेम से, और वो क्योंकि लोकल नेम वैरी करता है तो हम कुछ तो ऐसा नाम होना चाहिए जो हर किसी के लिए कॉमन हो, जो सारे ह्यूमन बीइंग के लिए वो नेम कॉमन हो, जो हर किसी से को जान सके. Then, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that particular organisms is known by same name all over the world, and this process is called nomenclature. तो हमें ज़रूरत पड़ा उस नाम को स्टैंडर्डाइज़ करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सेम हो ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में उसका वो नाम सेम हो. तो इस प्रोसेस को हम लोग नॉमेनक्लेचर का नाम दिए. नॉमेनक्लेचर के अंडर हम लोग नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो उसका साइंटिफिक नेम कहलाता है और वो सब पूरे वर्ल्ड में कॉमन होता है. कहीं भी साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम होता है. ऑब्वियसली nomenclature is the naming is only possible when organism is described correctly and known to what the organism the name is attached to. This is called identification. nomenclature तभी possible है जब हम लोग किसी भी organism को correctly identified करें, तो इस process को identification कहते हैं. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organisms. This is accepted to all biologists all over the world.
For plant, scientific names are based on agreed principle and criteria provided in International Code of Botanical Nomenclature. You may ask how animal name. The animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature. तो नेमिंग करने के लिए जो भी क्राइटेरिया प्रिंसिपल दिया गया वो किसके द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल्स के नेमिंग के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू क्राइटेरिया और प्रिंसिपल दिया गया ताकि हम लोग इसका करेक्ट नेमिंग कर सकें। और वो एक्सेप्टेड था सारे बायोलॉजिस्ट, ऑल ओवर द बायोलॉजिस्ट, वो सारे के लिए एक्सेप्टेड था वो प्रोसीजर। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other organisms. इसमें ये भी श्योरिटी थी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता है, वो इसका यूनिक नेम होगा। Biologists follow universal accepted principle to provide scientific name. तो अब देखते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कौन कौन सा है जो किसी के बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम दिया जा सके। तो वो है ईच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेंट, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो दिस सिस्टम प्रोवाइडेड अ टू components is known as binomial nomenclature. This is called binomial nomenclature and this binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि binomial nomenclature is given by then Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two words format was found convenient and let us example of mango. अब हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। देन प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंगीफेरा इंडिका। ये क्वेश्चन आया हुआ है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो मैंगीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, इसका वर्डिंग चेंज करके बहुत सारा क्वेश्चन आया है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में आई को कैपिटल कर दिया गया है, एम भी कैपिटल है, किसी में मैंगी के जगह मैग्नीफेरा है, तो ये ध्यान रखना है। इसके रूल्स पे आते हैं, इसके साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं इसके रूल्स पे, उससे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो यहाँ पे ये चेंज हो सकता है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। दूसरा, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम represent genus and while the second one is a specific epithet. Both the words in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ये important line है कि printed in italics, तो in italics में printed होता है to indicates what, to indicates their Latin origin. The first word denotes genus start with capital letter and second one is specific epithet start with small letter. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे मैंगीफेरा से क्वेश्चन आया था मैंगो के साइंटिफिक नेम से कि मैंगीफेरा इंडिका में चेंज किया गया है आई को कैपिटल और एम को स्मॉल, तो ये जो मैंगीफेरा वाला एम है इसके एम को कैपिटल रखना है और इंडिका वाला आई है उसको स्मॉल रखना है, लेकिन क्वेश्चंस में इसको कैपिटल कर दिया गया था तो वो गलत है। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। जैसे कि कोई भी ऑथर हैं जो गिवन जो नाम दिए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, तो उसके साइंटिफिक नेम के एंड में उस साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैंगीफेरा इंडिका में लीनियस का LINN है क्योंकि ये गिवन बाय लीनियस। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी all the living organisms, it is necessary to devise some mean to make this possible and this process is classification. जैसे ये बहुत इम्पॉसिबल है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना क्योंकि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पे, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन
क्लासिफिकेशन आया, ये एक प्रोसेस जो इसको आसान बनाएगा। जैसे क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, किसी एक कैटेगरी में रखते हैं, उसका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखते हुए किसी एक कैटेगरी में सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल, वी ईजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग, कैट और इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, we associate certain character with the organisms in that group. What image do you see when you think about dog? Obviously, each one of us will see dog, not the cat. If you were think of Alsatians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स। तो ये सब लाइन में कहने का मतलब है कि हम लोग अगर सपोज़ करते हैं, अगर हमारे दिमाग में डॉग आ रहा है तो हम लोग डॉग का पिक्चर इमेजिन करते हैं। अगर हमारे दिमाग में मैमल्स आ रहा है तो हम लोग मैमल्स के पिक्चर्स को इमेजिन करते हैं, जैसे उसके एक्सटर्नल फीचर को इमेजिन करते हैं, लाइक एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर। तो ये likewise in plant, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not the rice plant. Hence all these dog, cat, mammals, rice plant, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी। ये सारी की सारी एक कैटेगरी में आते हैं। वी यूज़ टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स, और हम लोग साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज़ टेक्सा। तो ये सब एक टेक्सा है। जैसे ये सब एक कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये सारे एक टेक्सा हैं। सारे कैटेगरी को हम लोग टेक्सा बोले हैं। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। जैसे प्लांट इज ऑल्सो अ टेक्सा, वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर और टेक्सा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक ऑप्शन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्सा। तो कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि सारे टेक्सा है, कोई भी कैटेगरी है वो सब एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा, बट यू नो दैट dog is a mammals and mammals are the animals. Therefore animals, mammals, dog represent taxa at different level. सारा कैटेगरी एक टेक्सा है। जैसे एनिमल एक अलग कैटेगरी में आते हैं, एनिमल के अंदर मैमल्स एक अलग कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स के अंदर डॉग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो सारे टेक्सा हैं बट एट डिफरेंट लेवल। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is taxonomy. तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए हैं अलग अलग टेक्सा में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टेक्सोनोमी. External and internal structure along with structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सा फीचर है जो इसेंशियल है और जो बेसिस फॉर्म करता है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी का. तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ये सारा. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find the source of their basic need of food, clothing, and shelters. Hence, earliest classification were based on use of various organisms. तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, earliest classification were based on uses of various organisms. ये human beings were since long not only interested in knowing more about the different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them.
तो अब हम लोग रिलेशन देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी इज़ नोन एज सिस्टमेटिक्स। The word systematic is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना और उसके इंटरेक्शन के रिलेशन, अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म सिस्टमेटिक अरेंज है तो हम लोग उसके रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच का। इसका एक लास्ट लाइन इस पैरा का, इस टॉपिक का, कि लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक था वो कौन पब्लिश किए हैं, तो लीनियस। तो स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लार्ज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये लाइन इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोग रीड कर लो बस। द सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये भी इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जैसे सिस्टमेटिक के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का। एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स व्हाट, उस मतलब वो जिससे अराइज हुआ है, जिससे इवॉल्व हुआ है कोई एक ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो भी उसी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है, तो वो दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना, ये सारा सिस्टमेटिक के अंदर आता है। तो अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही मैं हर एक चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगी और चैप्टर वाइज, जिसमें कि एनसीईआरटी की सारी लाइनें कवर होगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी अराइज़ होने वाला है उससे कुछ भी इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे एनसीईआरटी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और उसके लाइन को पढ़ते हुए निकल जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि ये लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ये लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग मेरा ये वीडियो देखो, आप लोग को पता चलेगा कि कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ भी कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके।